ये कहानी एक नॉवल पर आधारित है जिसमें एक इंसान के साथ विश्वासघात होता है। उसे एक ऐसी जेल में भेजा जाता है जहां से कभी कोई नहीं निकला, लेकिन वहां पे उसे कुछ ऐसा मिलता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये कहानी है मूवी द काउंट मोंटे क्रिस्टो की। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि समंदर में कुछ लोग किश्ती पर टापू की तरफ जा रहे हैं। दरअसल ये सब के सब मर्चेंट शिप के एम्प्लॉय हैं और इनका जो कैप्टन है वो बीमार है, इसीलिए ये टापू पर जाकर मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल हेल्प चाहते हैं। और जब ये टापू पर पहुंचते हैं तो किश्ती से दो लोग उतर जाते हैं। ये दोनों दोस्त हैं। एक दोस्त का नाम एडमंड होता है तो दूसरे दोस्त का नाम मोंडेगो। ये जिस टापू पर उतरे हैं उसका नाम एल्बा है। और तभी यहाँ टापू पे जो अंग्रेज सिपाही होते हैं वो इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन इससे पहले वो इन्हें पकड़ते हैं। इनके सामने एक आदमी खड़ा होता है। ये नेपोलियन बोनापार्ट है जो एक फ्रेंच एम्परर है जिसे उसके पद से निकाल दिया गया है। और यहाँ पर अंग्रेज सैनिक उसके आसपास रहते हैं जिससे वो किसी से मिल ना पाए, अपना संदेश किसी को पहुंचा ना पाए। वो इन दोनों को देखने के बाद ब्रिटिश सोल्जर से कहता है कि अगर तुम इन्हें मारना चाहो तो मार सकते हो, लेकिन ये मेरे आदमी नहीं है। और वो इनसे पूछता है कि तुम कौन हो। ये बताते हैं कि हम मर्चेंट शिप के एम्प्लॉय हैं, हमारे कैप्टन की तबीयत खराब है इसलिए हम मेडिकल हेल्प के लिए यहाँ तक आए हैं। ये सारा कुछ जानने के बाद अंग्रेज सिपाही इन्हें कुछ नहीं कहते। नेपोलियन बोनापार्ट इन्हें मेडिकल फैसिलिटीज देता है और रात को वह एडमंड को अपने साथ बाहर चलने को कहता है। वो एडमंड को कहता है कि जिस तरह तुमने अपने कैप्टन की जान बचाने की कोशिश की, इसने मेरे दिल को छू लिया है। मैं काफी इम्प्रेस्ड हो गया हूँ। और वो उसे एक लेटर देता है और कहता है कि तुम्हें ये लेटर मिसियो क्लैरियो तक पहुँचाना होगा। वो खुद आकर तुमसे ये लेटर ले लेंगे, लेकिन इस लेटर के बारे में तुम किसी को मत बताना, अपने दोस्त को भी नहीं। लेकिन जब वो उसे ये लेटर दे रहे होते हैं तो एडमंड का दोस्त दूर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। एडमंड वापस अपने कमरे में जाता है, लेकिन वो अपने दोस्त को कुछ नहीं बताता कि नेपोलियन बोनापार्ट ने उसे कोई लेटर दिया है। इसके बाद इन्हें यहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि इनका जो कैप्टन है उनकी जान नहीं बच पाती। और जब ये वापस अपनी शिपिंग कंपनी में आते हैं तो जिस तरह से एडमंड ने अपने कैप्टन की जान बचाने की कोशिश की, जिस तरह से उसने फैसले लिए, उसे शिप का कैप्टन बना दिया जाता है। इससे वो बहुत खुश होता है और सीधा अपनी गर्लफ्रेंड मर्सिडीज के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे शिप का कैप्टन बना दिया गया है और मैं तुमसे शादी कर लूंगा। यहाँ पर उसका दोस्त मोंडेगो भी होता है जो शिप पर उसके साथ होता है। मोंडेगो को भी मर्सिडीज से प्यार होता है। दरअसल ये तीनों के तीनों बचपन के दोस्त हैं, लेकिन मर्सिडीज को एडमंड से प्यार होता है। और मोंडेगो को जब ये पता चलता है कि एडमंड को शिप का कैप्टन बना दिया गया है तब उसे इस बात से अंदर ही अंदर जलन होती है। और तब वो किसी एक आदमी से मिलता है जो शिप में उन्हीं के साथ काम करता है और ये आदमी भी एडमंड को पसंद नहीं करता। दरअसल इसे कैप्टन बनना चाहिए था, लेकिन अब कैप्टन एडमंड को बना दिया गया है। ये आदमी मोंडेगो से पूछता है कि एडमंड तुम्हारा दोस्त कब बना। मोंडेगो कहता है कि एडमंड दोस्ती का वादा तो जरूर करता है, लेकिन मुझसे काफी चीजें छुपाता है। वो पूछता है कैसी चीजें छुपाता है। तो इसके बाद दिखाया जाता है कि एडमंड जब अपने घर पर होता है तो उसे राजा के सिपाही पकड़ने आते हैं और वो उसे पकड़कर मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं। और मजिस्ट्रेट को पता होता है कि इसके पास एक लेटर है जो उसे नेपोलियन बोनापार्ट ने दिया है और वो उसे सच बता देता है। कहता है कि वो लेटर अभी भी मेरे पास है और उस लेटर को लेने अभी तक कोई भी नहीं आया है। और वो लेटर मजिस्ट्रेट को दे देता है और मजिस्ट्रेट उस लेटर को पढ़ता है और एडमंड को बताता है कि इसमें नेपोलियन बोनापार्ट ने अंग्रेजी सिपाहियों की पोजीशंस के बारे में ब्यौरा दिया है कि कौन सा सिपाही किस वक्त किस जगह रहता है और ये उसके भागने का प्लान होता है। एडमंड कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और नेपोलियन ने कहा था इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और ना कभी मैंने ये लेटर पढ़ा। मजिस्ट्रेट कहता है तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, तुम जा सकते हो। जैसे ही वो जा रहा होता है मजिस्ट्रेट उससे पूछता है क्या तुम्हें पता था कि ये लेटर कौन लेने आने वाला है। एडमंड कहता है हाँ, मिसियो क्लैरियो। और ये नाम सुनकर मजिस्ट्रेट लेटर जला देता है और एडमंड से पूछता है कि कभी तुमने इस लेटर के बारे में या फिर मिसियो क्लैरियो के बारे में किसी को बताया है। एडमंड कहता है नहीं। मजिस्ट्रेट कहता है तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई, इसलिए मेरे लोग तुम्हें बग्गी से घर छोड़ाएंगे। एडमंड बग्गी में बैठ जाता है और बग्गी को बाहर से लॉक कर दिया जाता है। एडमंड समझ जाता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एडमंड यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और सीधा अपने दोस्त मोंडेगो के पास जाता है और
और उसे बताता है कि जब हम टापू पे थे तो मुझे नेपोलियन बोनापार्ट ने एक लेटर दिया था और ये लेटर उसके जासूस के लिए था और मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। उसका दोस्त कहता है नहीं, मुझे ये बात पता है, जब नेपोलियन बोनापार्ट तुम्हें लेटर दे रहा था तो मैंने देख लिया था और रात को जब तुम कमरे में आए थे तो मैंने वो लेटर भी पढ़ लिया था और उसने ही ये बात मजिस्ट्रेट को बताई। एडमंड को ये बात समझ नहीं आती कि उसका सबसे करीबी दोस्त उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उस लड़की से प्यार करता है जो एडमंड की गर्लफ्रेंड होती है, जिसका नाम मर्सिडीज होता है और वो उसे पाने के लिए ऐसा करता है। एडमंड यहाँ से भागना चाहता है लेकिन मोंटेगो उसे तलवार की नोक पर यहाँ पर बैठा के रखना चाहता है। दोनों के बीच तलवारबाजी होती है लेकिन एडमंड तलवारबाजी में इतना अच्छा नहीं होता, इसीलिए वो उससे हार जाता है और इतने ही देर में अंग्रेजी सिपाही यहाँ आ जाते हैं और वो उसे अपने साथ एक टापू पे ले जाते हैं। यहाँ पे एक जेल है जहाँ से कभी कोई नहीं भागा। अब एडमंड को वार्डन के सामने पेश किया जाता है और एडमंड कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ। वार्डन कहता है मुझे पता है कि तुम गुनहगार नहीं हो, अगर तुम गुनहगार होते तो तुम्हें यहाँ पर नहीं लाया जाता, तुम्हें फ्रांस की किसी जेल में रख दिया गया होता। और इसके बाद वार्डन उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। वो कहता है हर साल मैं ये प्रसाद अपने कैदियों को जरूर देता हूँ। और उसके बाद उसे एक सेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी खिड़की है और लकड़ी का दरवाजा है जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है जब वार्डन अपने कैदियों को मारता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और एडमंड को आज इस जेल में जिसका नाम सैट्यूटी है पूरा 1 साल हो गया है। वार्डन फिर आता है और एडमंड को बहुत बुरी तरह मारता है। धीरे धीरे एडमंड की हिम्मत टूटने लगती है और वो अपनी जान लेने की भी कोशिश करता है लेकिन दीवार पर उसकी नजर पड़ती है जहाँ पर उसने लिखा होता है गॉड विल गिव मी जस्टिस, ईश्वर मुझे न्याय देगा, और वो आत्महत्या करने से रुक जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय का पहिया घूमता है उसका ईश्वर पे से विश्वास उठना शुरू हो जाता है। आज उसको इस जेल में पूरे 4 साल हो चुके हैं और एक दिन जब वो अपने कैद खाने में एकदम बदहवास होता है, उसे ऐसा लगता है कि जमीन में से कोई निकल रहा है और यहाँ से एक आदमी बाहर निकलता है और वो एडमंड से उसे कहता है कि उसका नाम फिरिया है और वो बाहर की तरफ सुरंग खोद रहा है। वो कहता है कि वो पिछले 11 साल से इस जेल में है और पिछले 5 साल से सुरंग खोद रहा है। इसके बाद वो एडमंड से कहता है कि मैं तुम्हारे कंधे पर खड़ा होना चाहता हूँ और वो उसके कंधे पे खड़े होके बाहर देखता है, वो आसमान को देखता है। इससे उसे बहुत खुशी होती है। वो एडमंड से कहता है आज उसने 11 साल बाद आसमान देखा है। वो एडमंड को सुरंग से ले जाता है, जिस सुरंग से वो एडमंड के सेल में आया था वो उसे वहाँ से अपने सेल में ले जाता है और एडमंड से कहता है मैंने गलत दिशा में सुरंग खोद दी है और कहता है अब मुझे सही दिशा पता है और अब हम 2 भी हैं, अब हम मिलकर सही दिशा में सुरंग खोदेंगे और 8 सालों में हम बाहर जाने का रास्ता निकाल लेंगे। यानी कि उन्हें सुरंग खोदने में 8 साल लगेंगे और एडमंड यहाँ पे 7 साल से होता है। एडमंड उसकी बात पर हंसने लगता है। फेरियो कहता है अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं बदले में तुम्हें एक बेशकीमती चीज दूंगा। जो भी मैंने जिंदगी में सीखा है, साइंस, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, वो मैं सब तुम्हें सिखाऊंगा। अब एडमंड उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे वो एडमंड को तलवारबाजी करना भी सिखाता है क्योंकि तलवारबाजी में एडमंड बहुत कमजोर होता है और वो तलवारबाजी में काफी अच्छा होता है। एडमंड को एक दिन में 2 बार अपने सेल में जाना पड़ता है। एक बार तब जब टॉयलेट की बकेट लेने के लिए गार्ड आता है और दूसरी बार तब जब वो खाना देने के लिए आता है और जो भी वो सुरंग से मिट्टी निकालते वो टॉयलेट की बकेट में डाल देते ताकि गार्ड उसे ना देखे और वो उनके वेस्ट के साथ चला जाए। धीरे धीरे वक्त बीतता है और एडमंड हर चीज में कौशल प्राप्त कर लेता है और एक दिन वो बूढ़ा आदमी एडमंड को बताता है कि मैं नेपोलियन की फौज में था और मैं एक अमीर आदमी जो कि एक बहुत अच्छा इंसान था अब उसका सेक्रेटरी बन गया था, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो गई। लोगों का मानना था कि उसके पास बहुत बड़ा खजाना है जो कि उसने छुपा रखा है और नेपोलियन उस खजाने को चाहता था, इसीलिए मुझे पकड़ लिया गया और वो मुझसे खजाने का राज पूछने लगे, लेकिन मैं किसी भी खजाने के बारे में नहीं जानता और तब से मैं यहाँ इस जेल में हूँ। एडमंड भी उसे अपनी कहानी बताता है। वो कहता है पहले मैजिस्ट्रेट विल्फोर्ट ने मुझे सारे इल्जामों से बरी कर दिया गया था लेकिन फिर मुझे पकड़ लिया गया। फिरिया कहता है उसने अपना फैसला बदला, इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा और एडमंड को याद आता है कि उसने पूछा था कि नेपोलियन का लेटर कौन लेने के लिए आएगा। जवाब में उसने कहा था मिसियो क्लेरियो और ये आंसर सुनने के बाद मैजिस्ट्रेट ने लेटर जला दिया था। फिरिया कहता है अजीब बात है, देश के खिलाफ इतने बड़े सबूत को मैजिस्ट्रेट ने जला दिया, इसके पीछे
पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। एडमंड पूरी बात समझ जाता है। दरअसल जो आदमी लेटर लेने के लिए आने वाला होता है वो मजिस्ट्रेट का पिता होता है, जो कभी नेपोलियन की फौज में कर्नल था। अगर उसके पिता पे देशद्रोह का इल्जाम लगता तो उसकी भी नौकरी चली जाती, उस पे भी देशद्रोह का इल्जाम लगता और उसे भी सजा होती और वो अपने आप को बचा रहा था। अब एडमंड को पूरी कहानी समझ में आ जाती है और धीरे धीरे ये सुरंग खोदते खोदते एक पेड़ की जड़ तक पहुंच जाते हैं, यानी कि ये बाहर की तरफ पहुंच गए हैं। अब इन्हें ऊपर की तरफ सुरंग खोदनी है जिसमें इन्हें कुछ ही हफ्ते लगेंगे। एडमंड कहता है मैं भी छेनी लेके आता हूँ, और जैसे ही वो सुरंग से थोड़ा बाहर की ओर निकलने लगते हैं तभी सुरंग के ऊपर से मिट्टी गिरना शुरू हो जाती है। इससे पहले कि फेरिया बाहर निकलता उस पे बहुत सारे पत्थर गिर जाते हैं। एडमंड उसे बाहर की तरफ निकालता है और अब फेरिया अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। वो मरने से पहले एडमंड को कहता है कि मैंने खजाने के बारे में तुम्हें गलत बताया था। वो कहता है मुझे खजाने के बारे में पता है। वो उसे खजाने का नक्शा देता है और वो कहता है इटालियन कोस्ट पर एक टापू है जिसका नाम है मोंटे क्रिस्टो, और इस नक्शे की मदद से तुम खजाने की तरफ पहुंच जाओगे। वो कहता है इस खजाने को तुम लोगों की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना। एडमंड कहता है अब मैं यहाँ से कभी नहीं निकल सकता, सुरंग पूरी तरह से बंद हो जाती है। फेरिया कहता है कोशिश करते रहना, और इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। और तभी यहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और गार्ड्स को पता चल जाता है कि फेरिया की मृत्यु हो गई है और वो अंदर की तरफ आते हैं। उस वक्त एडमंड वहाँ पर पत्थरों के पीछे जहाँ पे वो सुरंग खोद रहे होते हैं वहाँ छुपा होता है। सेल के अंदर गार्ड फेरिया की बॉडी को एक कवर में लपेट कर वार्डन को बुलाने चले जाते हैं। वार्डन सेल में आता है और फिर वहाँ से गार्ड फेरिया की बॉडी को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। दरअसल यहाँ मरने वाले की बॉडी को लपेट कर जंजीरों से बांधकर समंदर में फेंक दिया जाता है। गार्ड्स कहते हैं कि हम 3 की गिनती पर इसे समंदर में फेंकेंगे, और जैसे ही वो 3 बोलने वाले होते हैं कवर के अंदर से एक हाथ निकलता है, क्योंकि उसके अंदर फेरिया नहीं एडमंड होता है। एडमंड ने फेरिया की बॉडी अपने सेल में रख दी होती है और खुद इस कवर में आ गया होता है। एडमंड हाथ निकाल कर वार्डन के पास जो चाबी होती है उसे खींच लेता है। वार्डन भी समंदर में गिर जाता है। एडमंड अपने ताले खोलकर, जंजीरें खोलकर ऊपर की ओर आ जाता है। इससे पहले कि वार्डन उसे पकड़ता, ऊपर भागता, वो वार्डन को वहीं मार देता है और खुद यहाँ से तैरता हुआ किसी दूसरे टापू पर पहुँच जाता है। और वहाँ पहुँचकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसने कई सालों बाद आजादी की खुली सांस ली होती है। और तभी वो वहाँ देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और वो सब लुटेरे होते हैं, और वो यहाँ पर अपने एक साथी को मारने के लिए आए होते हैं जिसने उसे धोखा दिया होता है। लेकिन उसके कुछ साथी चाहते हैं कि उसे ना मारा जाए, इसीलिए यहाँ पे जो उनका लीडर होता है वो कोई फैसला नहीं ले पाता। एडमंड को देखने के बाद वो उससे कहता है कि तुम मेरे धोखेबाज साथी से लड़ोगे और तुम दोनों में से कोई भी जिंदा बचेगा वो हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएगा। अब एडमंड की और उस आदमी की जिसका नाम जैकोबा होता है, उन दोनों की फाइट होती है। इस फाइट में एडमंड उसे हरा देता है लेकिन उसे मारता नहीं है, वो उसकी जान बख्श देता है और साथ ही साथ सरदार से कहता है कि उसकी जान बख्श दो, इससे तुम्हारे पास एक और काबिल साथी रहेगा। सरदार उसकी बात मान जाता है और वो जैकोबा की जान बख्श देता है। जैकोबा एडमंड को कहता है कि मैं जिंदगी भर के लिए अब तुम्हारा गुलाम हूँ। इसके बाद ये सब के सब इस टापू से निकल जाते हैं। इसके बाद एडमंड अपने शहर लौट जाता है। जैकोबो भी उसके साथ होता है। एडमंड अपने पुराने जानकार के पास जाता है जो कि उसे नहीं पहचान पाता क्योंकि आज वो 13 साल बाद घर लौटा है और उसका पूरा हुलिया बदल चुका है। एडमंड उस आदमी से कहता है कि मैं एडमंड का दोस्त हूँ और मैं उसके परिवार के बारे में जानना चाहता हूँ। वो आदमी कहता है कि एडमंड के देशद्रोह के होने के बाद उसके पिता ने फांसी लगा ली। एडमंड पूछता है कि उस पे राजद्रोह का आरोप किसने लगाया था। वो आदमी कहता है विल्फोर्ड ने, जो उस टाइम यहाँ का मजिस्ट्रेट होता है जिसने एडमंड को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसका प्रमोशन हो गया, वो चीफ प्रोसिक्यूटर बन गया और पेरिस चला गया। दरअसल उस वक्त उसके पिता की किसी ने हत्या कर दी थी। यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम मर्सिडीज होता है, उसने एडमंड की मृत्यु के बाद मोंडेगो से शादी कर ली थी। मोंडेगो एडमंड का वही पुराना दोस्त है जिसने उसे धोखा दिया था, जिसकी वजह से उसे जेल हुई थी। और अब मोंडेगो अपनी पत्नी के साथ पेरिस में रहता है। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद एडमंड पूरी तरह से टूट जाता है और अब वो इन सब से बदला लेना चाहता है। सबसे पहले वो अपने साथी जैकोबो के साथ मोंटे क्रिस्टो टापू पर जाता है और वो वहाँ पर खजाना ढूंढता है और उसे खजाना मिल जाता है। वो खजाना पानी के अंदर होता है। यहाँ पर सोने के बड़े बड़े बक्से होते हैं जिन्हें ये एक बार में नाव पर नहीं ले जा सकते
लेकिन जितना भी सोना ये यहाँ से ले जाते हैं उसे चाहकर भी ये लोग यहाँ से खर्च नहीं कर सकते। सबसे पहले ये पेरिस जाते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा महल खरीद लेते हैं और अब एडमिन अपना नाम बदल लेता है। वो अपना नाम रखता है द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो और सबसे पहले वो ये पता लगाता है कि मोंटेगो की कमजोरी क्या है। उसे पता चलता है कि उसने बैंक से लोन लिया है। वो अपने आदमियों से कहता है कि बैंक को खरीद लो और साथ ही साथ वो जितनी भी शिपिंग कंपनी के साथ डील करता है, काम करता है कि सब कंपनियों को मना कर दो कि कोई भी उसके साथ काम ना करे। और अभी भी ये मौका ढूंढ रहा होता है कि जिससे वो मोंटेगो के करीब जा सके। मोंटेगो और मर्सिडीज का एक बेटा होता है जिसका नाम एल्बर्ट होता है। एडमिन अपने आदमियों से कहकर उसे किडनैप करवा लेता है और फिर उसकी जान भी बचाता है ताकि वो उसके परिवार के करीब पहुंच सके। उसकी ये चाल, ये प्लानिंग पूरी तरह से कामयाब रहती है। एल्बर्ट एडमन उर्फ मोंटे क्रिस्टो को अपने घर बुलाता है, अपने पिता मोंटेगो से इंट्रोड्यूस करवाता है। मोंटेगो उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि उसका हुलिया पूरी तरह से बदल चुका होता है और साथ ही साथ वो इतना अमीर और रॉयल है। मोंटेगो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये उसका वो दोस्त है। और उसके बाद एडमन यहाँ पे मर्सिडीज से भी मिलता है और उसके साथ डांस करता है। मर्सिडीज को भी जाना पहचाना सा एहसास होता है पर वो उसे नहीं पहचान पाती क्योंकि उनके मुताबिक एडमन अब मर चुका है। लेकिन जब एडमन अपनी उंगलियों से अपने बाल घुमा रहा होता है तो मर्सिडीज उसे देख लेती है। दरअसल ये एडमन की पुरानी आदत होती है जिससे मर्सिडीज उसे पहचान लेती है। जब एडमन घर जा रहा होता है तो वो उसकी बग्गी में पहले से ही बैठी होती है। वो उसे कहती है कि उसने उसे पहचान लिया है, लेकिन एडमन उसकी बात पे ट्रस्ट नहीं करता। वो कहता है जिसके बारे में आप बात कर रही हो वो इंसान मर चुका है। मर्सिडीज कहती है मुझे पता है कि तुम वही हो। वो कहती है कि मुझे मजिस्ट्रेट विटफोर्ड ने बताया था कि तुम्हें फांसी हो चुकी है। इसके बाद मुझे मोंटेगो से शादी करनी पड़ी क्योंकि मेरी मजबूरी थी। एडमन उसकी बात नहीं सुनता और उसे बग्गी से उतार देता है। यहाँ पे एडमन ने एक और प्लान बनाया होता है। वो मोंटेगो और विल्फोर्ड को यकीन दिलाना चाहता है कि उसे खजाना मिल चुका है और उसका एक शिपमेंट आने वाला है जिसे पास कराने के लिए उसे विल्फोर्ड की जरूरत है। विल्फोर्ड मोंटेगो से कहता है कि किसी भी तरह से हम उस शिपमेंट को हासिल कर सकते हैं और सारा सोना हमारा हो जाएगा। मोंटेगो कहता है कि मैं अपने पुराने दोस्त को जानता हूँ जो हमारी इसमें मदद करेगा। जब पोर्ट पे शिपमेंट आता है तो मोंटेगो का वही पुराना दोस्त जिसे एडमन भी जानता है। दरअसल आज से कई साल पहले एडमन को इसके बदले शिप का कैप्टन बनाया गया था जिसकी वजह से ये जेलस हो गया था और इसने एडमन को फंसाने के लिए मोंटेगो का पूरा साथ दिया था। और जब यहाँ पोर्ट पर ये उसका खजाना चुरा रहे होते हैं तभी एडमन आ जाता है और उसके साथ पुलिस भी होती है और इस आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद सीधा एडमन मजिस्ट्रेट विल्फोर्ड के पास जाता है और वो एक रूम में होता है। एडमन विल्फोर्ड से कहता है कि तुमने आज से कई साल पहले मर्सिडीज से झूठ क्यों बोला कि मुझे फांसी हो गई है। विल्फोर्ड को कुछ भी समझ नहीं आता है। एडमन कहता है तुमने ऐसा इसलिए किया कि मोंटेगो और मर्सिडीज की शादी हो जाए। तुम दोनों ने एक सौदा किया था। तुम अपने पिता से परेशान थे जो नेपोलियन का साथ देना चाहते थे और तुम्हें इस बात का डर था, इसलिए तुमने मोंटेगो को अपने पिता को मारने के लिए कहा और उसने तुम्हारे पिता का कत्ल कर दिया। विल्फोर्ड ने कहा हाँ ये सच है, लेकिन तुम कभी भी इसे साबित नहीं कर पाओगे और ना ही मोंटेगो इस बात को कभी एक्सेप्ट करेगा। एडमन कहता है हाँ वो तो नहीं करेगा लेकिन तुमने जरूर कर लिया। और तभी धुएं के पीछे से पुलिस आती है और वो उसे उसकी पिता के हत्या की साजिश के लिए अरेस्ट कर लेती है। वहीं मोंटेगो अब इस शहर से भागना चाहता है क्योंकि उस पर कर्ज है, उस पर कई धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं और अब साथ ही साथ उस पर खून का भी इल्जाम है। वो मर्सिडीज को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। मर्सिडीज कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। वो कहता है ठीक है मैं और मेरा बेटा यहाँ से चले जाएंगे। मर्सिडीज कहती है नहीं वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो एडमन का बेटा है और एक यही कारण था कि एडमन की मौत के बाद मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। उसे बहुत गुस्सा आता है और सीधा वहाँ जाता है जहाँ उसने एडमन का खजाना चोरी करके छुपाया है। लेकिन जब वो बक्से खोलता है तो उसके अंदर मिट्टी के अलावा कुछ नहीं होता और अब यहाँ एडमन आ जाता है। वो अपने असली रूप में आता है और मोंटेगो कहता है अच्छा तो तुम जिंदा हो और वो तलवार से उस पर हमला करता है। लेकिन अब एडमन उससे भी बेहतर तलवारबाज है और एक झटके में उसे धराशायी कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पर आता मोंटेगो का बेटा एल्बर्ट वहाँ पर आ जाता है और वो एडमन के ऊपर हमला कर देता है और एडमन उसे जैसे ही मारने लगता है वहाँ पर मर्सिडीज आ जाती है और वो उसे बताती है कि तुम्हारे पिता मोंटेगो नहीं एडमन है। ये बात सुनकर एडमन भी हैरान हो जाता है लेकिन वो खुश भी होता है क्योंकि उसे मर्सिडीज और उसका बेटा वापस
वापस मिल गए और यहीं पे मोंटेगो गन निकाल लेता है और उस पे फायर करने वाला होता है और जैसे ही वह फायर करने लगता है कि एडमंड का साथी जैकब उस पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे उसका निशाना चूक जाता है और मर्सिडीज के कंधे पर गोली लग जाती है। मोंटेगो यहाँ से भाग जाता है क्योंकि गन में एक ही गोली होती है। एडमंड उसका पीछा करता है, दोनों के बीच में तलवारबाजी होती है और एडमंड मोंटेगो का खात्मा कर देता है। और अंत में ये दिखाया जाता है एडमंड उस जेल को, जिसका नाम चैचिटी है, जहाँ पर उसने 13 साल बिताए थे, उस पूरी जगह को खरीद लेता है ताकि किसी पर दोबारा उसी तरह से जुल्म ना हो जैसे उस पे जुल्म हुए हैं। और वो कसम खाता है कि वो अपनी जिंदगी सच्चाई व ईमानदारी से बिताएगा, जैसे कि मरते वक्त फेरिया ने उसे जेल में कहा था, जिसने उसे खजाने का नक्शा दिया था। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। ये फिल्म सन 2002 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 7.8 थी और इस फिल्म का बजट था $35 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $75.4 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और भी स्टोरीज के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए।